हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त यूपीएससी यूपी पीसीएस सीरीज़ में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को जो बच्चे मुझसे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आज पूरा फोकस आज से जब तक पीसीएस का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मेरा ये पूरी सीरीज अभी चलेगी इस साल। ठीक है, तो इसका पूरा फोकस यूपी पीसीएस 2025 पे रहेगा। तो मैं अभी से ही मेंस ओरिएंटेड आपको तैयारी कराऊंगा। अब मेरी तैयारी की कुछ बेसिक चीज़ें रहेंगी, वो कैसे रहेंगी, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से अभी तक आयोग ने जो भी मेंस के क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें हम एज ए होमवर्क रखेंगे और वो टॉपिक पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार हम उसके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए होंगे घटना चक्र में उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा तरीका रहेगा। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। जीएस पेपर 1 से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इसका पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम से, लाइन बाय लाइन। ठीक है, समझते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग पहले ये देख लीजिएगा कि अभी आयोग ने 1857 के विद्रोह से, रिवॉल्ट से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, वो अपने माइंड में हम रखते हैं और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करेंगे इसकी, कैसे हम इसको क्वेश्चन का आंसर देंगे, किस तरीके से। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 2018 में यूपी पीसीएस ने। अब हम इस पूरे चैप्टर को 1857 के विद्रोह को स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, हेलो। तो देखिएगा, 1857 का जो विद्रोह है, तो इससे पीछे हम चलते हैं तो हम जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जुलाई 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जो होते हैं, जो उनकी कंपनी है, वो उत्तर भारत में शक्ति और सत्ता हासिल करने की ओर पहला उनका कदम होता है। 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ अपनाई, जो उन्होंने उपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई, अपने देश के ग्रोथ के लिए इंडिया का शोषण किया, इंडियन पीपुल्स का शोषण किया, उसके फलस्वरूप क्या होता है, 1857 में एक बड़ा विद्रोह होता है। जनता यहाँ की त्रस्त हो जाती है और एक बड़े विद्रोह के रूप में 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके पीछे अंग्रेज़ों की कुछ नीतियां रही हैं और इस 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन भी किए। तो इसीलिए जो क्वेश्चन बना था हमारा, वो इसी तरीके से फ्रेम हुआ था कि ये 1857 का जो विद्रोह है वो एक निर्णायक मोड़ है इंडियन हिस्ट्री में। एनालाइज करेंगे इसको। तो सबसे पहला हेडिंग देखिएगा, इसमें दिया है धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष। धीमी गति से, तो 1857 के विद्रोह से पहले, 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के उत्तर भारत में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए कुछ नीतियां अपनाना स्टार्ट की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नीति उनकी थी, जिसने इंडियन किसानों की हालत ख़राब कर दी थी, वो है भूमि बंदोबस्त। ठीक है, भूमि बंदोबस्त। उस बंदोबस्त ने क्या किया, इंसानों पर एक्स्ट्रा कर लगाया। इंसानों पर, किसान जो थे उन पर, जो 1793 में आया था, कॉर्नवालिस इसका जनक था, उसने लगाया था ये सारा कुछ। जमींदारों से उनकी जमींदारी छीनने जाने लगी, इससे लोगों में असंतोष हुआ। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो जनजातीय क्षेत्र थे उन जनजातीय क्षेत्रों में भी इंटरफेयर करने लगे, जो उनकी
लोकल फॉर वोकल वाली कॉन्सेप्ट था, वो अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अपने आप पैदा कर लेते थे, उन्हें किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उस भूमि को भी उन्होंने अपने कैप्चर में करना स्टार्ट किया, जिससे वो जनजातीय विद्रोह स्टार्ट हुई। जैसे संताल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। ठीक है। दूसरा, इस संतोष, धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष इतना व्यापक हुआ कि 1857 का विद्रोह हो गया। इनके पीछे कुछ अंग्रेज़ों की गलत नीतियाँ थीं। वो गलत नीतियाँ क्या थी? औपनिवेशिक नीतियाँ थीं कि अपने देश को फ़ायदा देना है और इंडिया को किसी भी तरीके से पूरा निचोड़ लेना है, पूरा बर्बाद कर देना है यहाँ की इकॉनमी को। तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक जो नीतियाँ अपनाई, उन नीतियों ने हर वर्ग को परेशान किया। ठीक है। और इन सब के पीछे का कारण क्या था कि उन्होंने ये नीतियाँ क्यों अपनाई? क्योंकि अपना वो विस्तार करना चाहते थे और क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। तो इसने क्या किया, इस विस्तारवादी नीति ने, जैसा चाइना भी आज के टाइम पर हम देखते हैं, तो हमें हमेशा हिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़नी है। चाइना भी क्या कर रहा है? विस्तारवादी नीति अपनाता है। कभी वो हांगकांग को परेशान करता है, कभी इंडिया के डोकलाम क्षेत्र में एंट्री मार देता है, कभी लद्दाख वाले रीजन में, तो वो भी विस्तारवादी नीति ही है उसकी। ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश लोग भी क्या कर रहे थे? भारत में विस्तार कर रहे थे, जिससे कि हर वर्ग परेशान हो गया था। धार्मिक धर्मगुरु हों, राजा हों, जमींदार हों, किसान हों, सिपाही हों, ये सभी के सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे उनकी इन नीतियों से। ठीक है। अब होता क्या है कि जो 1857 का विद्रोह होता है, उसके कारण क्या होगा? आखिरी में ब्रिटिश नींव तो हिलाएगा ही हिलाएगा, साथ में साथ ये क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अस्तित्व को भी ख़त्म कर देगा। हम इसके परिणाम में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अस्तित्व है उसको भी ये विद्रोह ख़त्म कर देगा। और यहाँ से स्टार्ट होगा रानी का शासन, रानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ से स्टार्ट होता है। 1857 का जिनका घोषणा पत्र था, ठीक है, वहाँ से। तो ये धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष के कारण क्या थे, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो हम एक एक कारण को कर गए बात करेंगे। इसमें जो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है। एक रीज़न ये भी था कि लोग क्या समझ रहे थे कि 1757 एक अफवाह जैसी फैल जाती थी। आज भी गांव में बहुत सारी अफवाहें फैल जाती हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे दंगे हो जाते हैं। अफवाहें बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती हैं। तो उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। अगर किसी ने कुछ कह दिया है कि वो फलानी जगह कुछ हुआ है, तो वहाँ तक की राइट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मीडिया हाउसेस नहीं थे। आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे मीडिया हाउस तो बिल्कुल नहीं थे जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि अफवाहें फैलती थी, अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता था। उन्होंने कहा कि 100 साल पूरे हो गए, अब अंग्रेज़ों का शासन कंप्लीट हो जाएगा। 1857 में 1757 से देखेंगे तो 100 साल पूरे हो रहे हैं, अंग्रेज़ जाने वाले हैं। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी। ये भी कहीं ना कहीं कारण था। लेकिन प्रमुख कारणों को एक एक करके देखेंगे और यही क्वेश्चन बना सकता है कि 1857, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन अगला PCS का क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि 1857 का विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। सीधा पूछेगा मुख्य कारण क्या थे बताएं, क्योंकि PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसने एक बार पूछ लिया कि निर्णायक युद्ध था, क्यों था, निर्णायक मोड़ था भारतीय इतिहास में, उसका एनालिसिस करने की बात कर ली। अब बात कर रहा है कि मुख्य कारण बताए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 15 में पूछा तो इसको 10 नंबर में पूछ लेगा। तो अब आपको जब ये आंसर लिखना है तो हम लिख देंगे कि भाई उन्होंने सिपाहियों को परेशान किया, किसानों को परेशान किया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा
ग्रेजुएट लेवल का या 12th लेवल का आंसर हो जाएगा। हमें थोड़ा सा बेहतर आंसर लिखना है, एनालाइज करके आंसर लिखना होता है जब हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर इज डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग आयाम हैं इसके कारण के अलग अलग आयाम हैं। पहला डायमेंशन हम देखेंगे वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ठीक है, मैं हेडिंग बाय हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। आर्थिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण। और तीसरी चीज है धार्मिक कारण। देखिए मैं कितने बेहतरीन तरीके से पूरा हेडिंग डाल डाल के ऐसे लिखेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। चौथा है सामाजिक कारण। अब मैं एक एक करके बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। पांचवा है बाहरी घटनाएं। देखिए मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की प्रयास किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या करें, कवर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आर्थिक कारणों के ऊपर बात। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनीज ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो श्रमिक थे उनसे बलपूर्वक अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाता था। अकाल बाढ़ जैसी स्थिति में कोई सहायता नहीं दी जाती थी, उन्हें अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। 1813 का जो एक्ट आया उसने एक तरीके से एक तरफा मुक्त व्यापार कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। देखो क्या किया उसने, समझो उसको। एक तरफा मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट क्या था, एक तरफा मुक्त व्यापार। यहाँ पे रही ब्रिटेन, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, इसी के ऊपर समझा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे है ब्रिटेन, ठीक है, यूरोप में। यहाँ रही इंडिया। इन्होंने क्या किया कि एक तरफा यहाँ से जो भी सामान इसमें बन रहा था, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उसको उठा के इंडिया में ले आए। अब जब इंडिया में कोई सामान आता है तो वो देश क्या करता है, उस सामान पर एक इम्पोर्ट टैक्स लगा देता है, एक तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इसे बोलते हैं, ठीक है। वो एक चार्ज लगाता है। इन्होंने क्या किया, इसको कर दिया जीरो, शुल्क को एक तरफा मुक्त, एक तरफा व्यापार कर दिया। और भारत से जो चीज़ें बाहर के देशों में जा रही थी उन पर हैवी टैक्स लगा दिया। सॉरी, उन पर क्या किया, जो भी इंडिया से जा रही थी उन पर हैवी टैक्स लगा दिया, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट चीज़ें कर रहे थे, कहाँ से, इंडिया से। तो इंडियंस जो गुड्स थे उनकी मांग हो गई विदेशों में ख़त्म। जब मांग ख़त्म हो जाएगी तो भाई आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और बाहर से सामान आ रहा है बिना उस पर कोई चार्ज लगे, तो वो सामान इंडिया में भारत के सामान की कंपेयर में सस्ता हो जाएगा। तो जो देसी व्यापार, हथकरघा व्यापार या जो लघु उद्योग थे इंडिया में, ठीक है, वो नष्ट हो गए, नष्ट होने लगे। तो जो आयात निर्यात की जो पॉलिसी थी उसको चेंज करने से और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ्रेंडली रखा उस पॉलिसी को, ठीक, जिससे कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उद्योग था, वो नष्ट हो गया। अब जब उद्योग नष्ट होगा तो एक प्रॉब्लम होगी। देखो उद्योगों में लगे होंगे श्रमिक, क्या कौन लगे होंगे, श्रमिक। ये श्रमिक अब इनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ के तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। दे मूव टू विलेज, गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भूमि सुधार, भूमि बंदोबस्त जैसे कर लगाने स्टार्ट किए थे। तो ऑलरेडी इस कृषि पर जो भूमि थी उस पर ऑलरेडी, कृषि भूमि पर ऑलरेडी दबाव था। जब और लोग उस पर पहुँचे
तो आपने प्रचंड बेरोजगारी, हिंदी मीडियम जो भी बच्चे होंगे उन्होंने सुनी होगी, प्रचंड प्रचंड बेरोजगारी, ऐसा काम जिसका काम करने पर आपका योगदान जीरो हो तरीके से उसमें, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट कमा नहीं रहे हो तरीके से, आप काम कर रहे हो लेकिन आपके काम से उसका प्रोडक्शन में कोई भागीदारी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आई तो जो कृषि थी उस पर और दबाव स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी उद्योग धंधे खत्म हुए, गांव की तरफ बढ़े, तो जो कृषि ऑलरेडी कोलैप्स थी और कोलैप्स हो गई। और उसी दौरान आप देखेंगे अकाल इंडिया में बहुत आते थे भाई, है ना, अकाल जैसे कॉन्सेप्ट आए तो और कंडीशन खराब हुई। इसके अलावा डलहौजी ने कुछ नीतियां अपनाई थी, ठीक है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि डलहौजी जब यहाँ का गवर्नर बना इंडिया का, ठीक है, 1848 के नियर अबाउट जब गवर्नर बना तो उसने तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है वो लेके आया था, जहाँ का उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को अपने राज्य में ब्रिटिश राज्य में मिला लेने का कॉन्सेप्ट लाया था। उसके टाइम पर बहुत सारे डेवलपमेंट भी इंडिया में हो रहे थे, उन्हीं में से एक डेवलपमेंट था रेलवे। पहली रेलवे कहाँ से कहाँ चली है? मुंबई टू ठाणे, 1853, याद है ना सबको, ठीक है। तो इस रेलवे के आने से जो क्षेत्र अभी ब्रिटिश माल की पहुंच से बाहर थे, जो ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्र, अब वो भी उसके अंतर्गत आ गए, तो वहाँ के भी उद्योग धंधे नष्ट। तो जो आर्थिक नुकसान हो रहा था, आर्थिक विनाश हो रहा था इंडिया में उस टाइम पे, लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए थे, मजदूरों की तरह काम करने लगे थे एक तरह अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है, और उनकी कंडीशन और दयनीय हो गई। तो विद्रोह होना लाजमी है। अब अगला रीजन जो मैं आपको बताऊंगा वो रीजन राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ आर्थिक में और एक चीज़ देखिए, अंग्रेज़ों ने जो भी फैक्ट्री बनाई ना वो अपने देश में बनाई है, इंडिया में कुछ नहीं बनाया उसने, थोड़ा बहुत किया होगा वो भी नाम मात्र का। इंडिया का जो रेशम उद्योग था, जो सूती कपड़ा उद्योग था, वो भी इसकी चपेट में आने से नष्ट हो गया। रीजन ये था कि मशीनों से बनी हुई चीज़ें और हाथ से बनी हुई चीज़ों में आप उसकी क्वालिटी मैच नहीं करा सकते हो। एक तो मशीनों से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बल्क में होगा और सस्ता होगा इस रीजन से, तो और दूसरे नए उद्योग धंधे भी स्टार्ट नहीं किए, सूती रेशम उद्योग भी नष्ट हो गए जो इंडिया की इकॉनमी में बड़ा हिस्सा रखते थे, ठीक है। उसके अलावा अंग्रेज़ों ने कुछ और नीतियाँ अपनाई, जैसे कि राजनीतिक नीतियों में आप देखेंगे रिंग फेंस सिद्धांत, वॉरेन हेस्टिंग का रिंग फेंस सिद्धांत आया था, इसको प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत कहते थे, ठीक है। एक सहायक संधि आई थी, इसकी बैले जली गई थी, और व्यपगत का सिद्धांत जो कि डलहौजी लेके आया था, जैसी नीतियों ने जन असंतोष को और बढ़ा दिया। इस साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति ने क्या किया, भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता को, उसकी संप्रभुता को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो राजा थे, थोड़े बहुत अभी बचे हुए थे, उनकी भी स्वतंत्रता संप्रभुता सब खत्म। अब वहाँ पे अपनी रेजिडेंस रख देते थे, वो अपनी आर्मी रख नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में वो हिस्सा बिना लड़े चला गया। बेलेजली ने बहुत होशियारी से काम किया था। उसके बाद व्यपगत का सिद्धांत आया, वहाँ थोड़ा कलेश स्टार्ट हुआ कि भारतीय परंपराओं में तो ऐसा था कि अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो अपना गोद ले लेता था, लेकिन डलहौजी ने इस बात को नकार दिया। जैसे झांसी है, सतारा है, पुणे है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी राजाओं की जगह थी जिनको अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में लाया, जिससे पहले तो जन सामान्य ही उनसे खपा था, बाद में जो लोग उन राजाओं पे आश्रित थे
वो लोग भी जब उनके राजा चले जाएंगे तो डेफिनेटली उनके जो काम थे, जैसे मान लो कोई शिल्पकार है, उनके लिए कुछ काम कर रहा था राजा के लिए डायरेक्टली, उनका काम तो चौपट हो गया ना, तो उनके अंदर भी विद्रोह स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो व्यपगत का जो सिद्धांत आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो शिकार बना था वो बना था सतारा। ठीक है, देखिए इसमें जो सबसे पहली जगह थी वो थी सतारा, दूसरी थी संबलपुर 1949, सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर, अवध और तंजावुर इन साउथ। तो क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ सकता है, तंजावुर क्या व्यपगत के सिद्धांत के थ्रू वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था? डेफिनेटली वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे धार्मिक कारण, जो तत्कालीन कारण था इस पूरे विद्रोह का 1857 का, वो था जो इनफील्ड राइफल्स आई थी। इनफील्ड राइफल्स के आने से क्या हुआ, धार्मिक और सामाजिक कारणों की बात अब कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले धार्मिक रीजन में देखिएगा इनफील्ड राइफल्स आई थी। ठीक है, इनफील्ड राइफल्स में लगते थे कारतूस। तो ये अफवाह फैली, पता नहीं सच्ची बात है कि नहीं, क्योंकि उस पर कोई बाद में एनालिसिस नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये अफवाह फैल गई थी इस कारतूस में लगा था सूअर की और गाय की चर्बी। ऊपर इसको सील, इस बारूद को सील से मतलब वो सील ना जाए, उसमें पानी ना चला जाए, मॉइस्चर ना चला जाए, उससे बचाने के लिए इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगा दी जाती थी उसके टॉप पे। और जब उसको यूज करना होता था तो दांत से उखाड़नी होती थी इस चर्बी को। तो चूँकि अभी नो अबाउट कि जो काव है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो भी सेना में मुसलमान जो सैनिक थे अंग्रेज उसमें कंपनी में, और जो भारतीय हिंदू थे स्पेशली अवध के एरिया से, उन लोगों के अंदर आक्रोश फूट गया और इसका तत्कालीन कारण ये माना जाता है। ठीक है, दूसरा, अंग्रेज़ों की जो अमानवीय व्यवहार था वो रंग भेद, मतलब ब्लैक डॉग भी कहते थे हम एक तरीके से, ब्राउन कलर वालों को नीच समझते थे। इवन अफ्रीका का आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, जब गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे तो उनको ट्रेन से निकाल के फेंक दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, ड्यू टू कि वो इंडियंस थे, उनका कलर उतना फेयर नहीं था। तो रंग भेद, भारतीयों को गुलाम समझना, नीचा समझना, अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे, और जब किसी पद को देने की बात आती थी तो वो धर्म को आगे ले आते थे। ईसाई धर्म से कोई व्यक्ति है उसको पहले उच्च पद दे देंगे। ठीक है, और फिर हिंदू मुस्लिम मानव के धर्म को नष्ट करना चाहते थे। इसके लिए अफवाह जो फैली थी कि जो कारतूस है उसमें सूअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है। तो इसी टाइम एक और अफवाह फैली है जो इस क्रांति का पूरा प्रतीक बन जाता है। नोट कर लीजिए इसको, 1857 यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप प्रतीक के रूप में याद रखिएगा इसको। इस क्रांति का एक प्रतीक था, क्या था? कमल और रोटी, चपाती से बोलते हैं। तो गांव-गांव चपातियों को बांटने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। लोगों को यह अफवाह फैला दी गई कि जो आटा मिल रहा है उसमें जानवरों की हड्डी का चूर्ण मिलाया जा रहा है।
तो प्रतीक के तौर पर कमल और चपातियों को बांटना स्टार्ट किया। ये इस पूरे क्रांति का प्रतीक बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिंबल ऑफ दिस रिवॉल्ट कमल और चपाती। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक प्रशासनिक रीजन भी थे। चूँकि हो क्या रहा था कि जो कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था। भ्रष्टाचार कर अधिकारी भ्रष्ट थे, पुलिस तंत्र पूरा भ्रष्ट हो रखा था, अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच गया था। अब भारत की नज़र में ब्रिटिश शासन विदेशी था, सिविल सर्वेंट केवल अंग्रेज हो सकते थे। ये सब चीज़ें देख रहे थे कि वो अंग्रेज़ों को देखते थे कि जो अंग्रेज़ शासन है वो विदेशी है, भारतीय सोचते थे। और सिविल सर्वेंट केवल और केवल अंग्रेज हो सकता था, भारतीय उस टाइम तक सिविल सर्वेंट भी नहीं बन सकते थे। अब इसके अलावा एक और कारण, अब देखिए इतना मैंने आप डिटेल में आपको बता दिया है। अब बाहरी घटनाओं का कुछ रीजंस देख लेते हैं। बाहरी घटनाओं का क्या कारण था इसके पीछे। ठीक है, तो बाहरी घटनाओं का कारण देखते हैं। 2-3 युद्ध हुए हैं, जैसे कि अफगान युद्ध, क्रीमिया युद्ध, आंग्ल अफगान क्रीमिया युद्धों में क्या अंग्रेज हारे। तो भारतीयों को ये महसूस हुआ कि कब हुए थे क्रीमिया युद्ध, 1854 टू 56। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध वो कब हुआ है, 1838 टू 42। पंजाब युद्ध 1845 टू 49। ये जो युद्ध हुए इनसे ये चीज़ पता लग गई कि अंग्रेज अजय नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। इससे भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध में एक नवीन आशा दिखाई दी कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। ठीक है, और उससे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। जब आपको ये फीलिंग आ जाती है कि हम इसको हरा सकते, वो हरा सकते, तो हम भी हरा सकते हैं, तब आप विद्रोह या अपने राइट्स को मांगने के लिए एक्शन लेते हैं। तो वही हुआ, एक नवीन आशा प्रेरणा मिली और हम अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल सकते हैं, अपने शासन को फिर से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक का जितना मैंने पढ़ाया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं सिपाहियों के बीच का असंतोष। सिपाहियों के बीच का असंतोष। देखिए, सिपाहियों के बीच के असंतोष की बात करें तो बंगाल यूनिट जो थी के सिपाही थे, सेना में उनकी संख्या लगभग 2,57,000 थी। और बंगाल सेना में जो अवध एरिया से सबसे ज़्यादा सैनिक थे, गंगा के मैदानों से सबसे ज़्यादा सैनिक थे। चूँकि ये सैनिक भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत सैनिक थे इसमें ज़्यादातर। ठीक है, असंतोष की बात देखिएगा। मुंबई मद्रास की सेना में अलग अलग क्षेत्रों से सिपाही थे, तो एक कम्युनिटी एक जैसे लोग कम थे, तो विद्रोह होने के बाद चांस भी कम है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे इनका वेतन भी बहुत कम था। कितना था, 7 रुपया ओनली। इनफील्ड बंदूक, मैंने पहले ही आपको बताया, उनकी जो गोली थी उसमें गाय सूअर की चर्बी की अफवाह थी, तत्कालीन कारण था। और एक नए नियम आए 1856 में, ये बहुत बड़ा रीजन था। इसमें क्या था कि भारतीयों को ये विश्वास था कि अगर वो समुद्र की यात्रा करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई भी है, जो लोग मांस नहीं खाते हैं, हिंदुओं में बहुत सारे लोग मांस नहीं खाते हैं, दे फील कि अगर वो समुद्र में गए तो वहाँ कोई वेजिटेबल्स तो होगी नहीं। उस टाइम तो और भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी, तो अब आप जीवित किस पे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको सी फूड खाना पड़ेगा, मछलियों को खाना पड़ेगा। तो ऐसा दिमाग में था कि भैया समुद्र की यात्रा पे गए तो डेफिनेटली आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, और नॉनवेज खाया तो आपका धर्म
के खिलाफ है, आपका धर्म चला जाएगा। विदेशों में काम करना था, वहाँ प्रशिक्षण लेना था, ये भी उनको नहीं पसंद था। उसके अलावा जब अवध को अंग्रेज़ों ने जीता, पंजाब को जीता, उसके बाद जो उनको भत्ता मिलता था वहाँ पे सैनिकों को, उस भत्ते को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उस भत्ते को भी समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ हुई थी, जो सेना में सिपाही आते थे वो डिफरेंट जाति धर्म से आते थे। तो जैसे सिख होते हैं उनको 5 कागा जो का होते हैं, कंघा, केस, कच्छा, कृपाण, कड़ा, ये धारण करना होता है उनके धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हिंदुओं में जनेऊ धारण करना होता है। इन चीज़ों को अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप किसी धर्म विशेष का कोई भी चिन्ह नहीं पहन सकते हैं। तो इससे भी लोगों को अपनी जाति, अपने धर्म के नष्ट होने की आशंका हुई। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि चपाती और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे और आने वाले विद्रोह के ये भी लक्षण थे और ये प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्रोह का आरंभ और विस्तार कैसे होगा, कहाँ से आरंभ होगा, कहाँ से विस्तार होगा, हम उसकी बात अब धीरे धीरे करेंगे। अभी तक हमने कारण समझे, सिपाहियों की मनोदशा को समझा, ऐसा क्यों हुआ था कि बंगाल यूनिट में ही विद्रोह हुआ, या जो नॉर्थ इंडिया में मेरठ बैरकपुर छावनी है या मेरठ है, यहाँ पर ही विद्रोह क्यों हुआ। ड्यू टू मैंने वहाँ बताया कि वहाँ पे एक ही कम्युनिटी के भूमिया, राजपूत, सैनिक और एक ही जगह के ज़्यादातर लोग थे। तो जब ऐसे होंगे तो उनकी यूनिटी होगी और वो विद्रोह करने के कंडीशन में भी आ सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि क्या क्या तत्कालीन कारण भी एक था ख़ास तौर पे। अब विद्रोह का आरंभ कैसे होगा और विस्तार कैसा होगा। ठीक है, विद्रोह की चिंगारी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों, तो फिर हम लोग यहाँ पे थे कि विद्रोह का आरंभ और विस्तार, अब आगे देखेंगे हम इसमें। विद्रोह की चिंगारी के बारे में स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। तत्कालीन कारण थे चिंगारी के कि ये अफवाह फैल गई, एक तो इनफील्ड बंदूकों में सूअर और गाय की चर्बी की बात, और दूसरी बात ये आई कि आटों में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है। इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे वो दहशत में आ गए कि उन्हें ऐसा लगा कि अब उनका धर्म नष्ट होने वाला है। और आज भी आप देखते हैं, अपने आसपास देखोगे तो आई थिंक धर्म सबसे बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्थावान है। उसको ऐसा जब भी लगेगा कि भैया उसके धर्म पे कोई बात हो रही है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोगों को इन प्रेजेंट आप उठा के देख लीजिए, दे फील इट। ठीक है, तो उस टाइम इतनी बड़ी बात कि आप हड्डियों के चूर्ण मिला रहे हो, आप मांस खिलाना चाह रहे हो, मुसलमानों में जो उनके लिए वर्जित पशु है उसको खिलाना चाह रहे हो, हिंदुओं में जो पवित्र पशु है उसको खिलाना चाह रहे हो, तो किस तरीके की मानसिकता सैनिकों में हुई होगी। ठीक है, अब तो मरने या मारने वाली बात कंडीशन में ही आ गई होगी बात कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट हो जाती है बैरकपुर छावनी से। 34 इन्फेंट्री, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे जी किस इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो 34th इन्फेंट्री से संबंधित थे। वहाँ से क्रांति स्टार्ट होती है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी, जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया इस बात का और कहा कि भैया जी ऐसा है, ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सारी अफवाहें हैं, उनने अफवाहें हो, हम तो इसको नहीं छुएंगे। अब अफवाह हो कि नहीं हो, आप इस कारतूस को दो बदल। अंग्रेज़ नहीं माने और मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया। विद्रोह में उन्होंने
एक अंग्रेज की हत्या भी कर दी थी, ठीक है। तो उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, फिर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 की डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 याद रखिएगा, बैरकपुर छावनी याद रखिएगा, मंगल पांडे जी की जो इन्फेंट्री थी 34th इन्फेंट्री उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रांति की स्टार्ट इसके बाद जो ये घटना हो गई, तो सबसे पहली जो चिंगारी विद्रोह स्टार्ट होता है, सशस्त्र विद्रोह, वो होता है 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बारंबार कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। तो 10 मई 1857 की डेट याद कर लीजिएगा, मेरठ से हुई। मेरठ के सिपाहियों ने बंदूक छीन ली अंग्रेज़ों से, वहाँ पे जितने अंग्रेज़ थे उनको मार दिया, ठीक है। मार दिया। उसके बाद इसके बाद 10 मई 1857 क्रांति स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ों को मारना स्टार्ट किया, जेलों को तोड़ना स्टार्ट किया कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिए। दिल्ली आए सारे के सारे, दिल्ली, वहाँ से कहाँ कूच किए थे? दिल्ली। दिल्ली आकर उन्होंने कर्नल रिप्ले, मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं रिप्ले कहाँ से संबंधित था, कर्नल रिप्ले, इनकी हत्या कर दी, दिल्ली से संबंधित थे और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद सबसे पहले सिपाहियों ने बादशाह बहादुर शाह जफ़र जी को पैगाम भेजा कि आप इस पूरी लड़ाई का अगवा करिए, क्योंकि अभी भी मुगलिया सल्तनत पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हुई थी, नाम मात्र की रह गई थी, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र ऑलरेडी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने जितने देसी राजा थे, रियासतें थी, उनको पत्र लिख दिया कि आप भी इस पूरे विद्रोह में सम्मिलित होइएगा, ठीक है। और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर जैसे शहरों में भी चिंगारी की आग भड़क गई। इस चिंगारी की आग में न केवल सैनिक शामिल हुए, उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के जन और जो लोग जो अंग्रेज शासक से प्रभावित थे, किसान, छोटे किसान हो गए, मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, छोटे जमींदार हो गए, ठीक है, और जिन राजाओं की रियासतें छिन गई थी वो हो गए, वो सभी इसमें सम्मिलित हो गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा, जब आग्रह किया तो सांकेतिक प्रमुख पूछा जाता अक्सर कि इस क्रांति का सांकेतिक प्रमुख कौन था, तो बहादुर शाह जफ़र इस क्रांति के सांकेतिक प्रमुख थे, ठीक है। और उसके बाद इस पूरी क्रांति में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो आपको ध्यान रखना होगा, मजदूर वर्ग होगा, किसान वर्ग होगा, दस्तकार होगा, दुकानदार होंगे, छोटे जमींदार होंगे, बड़े नहीं, बड़े जमींदार या जो महाजन लोग थे वो तो अंग्रेज़ों के साथ थे। इस पूरी क्रांति में आप देखेंगे उनकी भी दुकानें, उनके घर, उन्होंने ऋण पत्र थे, उनको जला दिया गया था, ठीक है। धार्मिक गुरु थे, पुजारी थे, लोक अधिकारी थे। समर्थन में जो लोग नहीं थे वो महाजन थे, साहूकार थे, बड़े जमींदार थे। और इस क्रांति में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पढ़े लिखे तबका था, भारतीय पढ़ा लिखा तबका, वो उस क्रांति में क्या कर रहा था? भाई वो मूक दर्शक था, वो ये सोचता था कि जो अंग्रेज कर रहे हैं ना, उससे हमारे देश की प्रगति होगी, ठीक है। और इस पूरी क्रांति में वो तटस्थ की भूमिका में रहे, एक किनारे खड़े हो गए, उन्होंने इस पूरी क्रांति को देखा, ना तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, ना ही क्रांतिकारियों के पक्ष में।
अब यूपीएससी या यूपीपीसीएस में अक्सर प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं अभी देखो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सबसे पहले वही कराऊंगा, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था आप लोग उसको एज ए होमवर्क करके ले आइएगा, ठीक है। और मैं फिर अगले दिन उसको डिस्कस कर लूँगा। पहले 10 मिनट हम उसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसी पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। विद्रोह के प्रमुख, तो मैं आप लोगों को एक बता दूं, चलो मैं एक आपको मैप दे दूंगा, इसके कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मैप मिल जाएगा, मैं मैप डाल दूंगा, उस मैप को याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी बताना है तो एक लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। सबसे पहले देखो, मेरठ से लोग सैनिक पहुंचे दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, इनको सांकेतिक प्रमुख बना दिया, लेकिन सही मायने में जो लड़ रहा था बंदा वो था बख्त खान, ये तो नाम मात्र के थे। सही मायने में जो बंदा लड़ाई लड़ रहा था उसका नाम था जनरल बख्त खान। इसी बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का तबका दिया गया था। पूछा गया है, बिहार पीसीएस में पूछा गया आई थिंक, कि साहब ए आलम का तबका किसको मिला था? बख्त खान को, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जगह है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद वो आप देख लीजिए कि नीचे उतरेंगे तो कानपुर आ जाइए। कानपुर में इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे हमारे नाना साहब। ये नाना साहब जो थे वो बहादुर शाह जफर के गवर्नर के रूप में आप पे काम उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस क्रांति का अगवा कर रहे थे वहाँ पे। कानपुर से 2 अंग्रेज जुड़े हुए हैं, एक व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उससे और आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा तो आएगा लखनऊ में क्या होता है 1856 में बलिउद्दा जो आग का नवाब होता है उसको अंग्रेज बेइज्जत करके ले जाते हैं, ठीक है, और पूरे अवध एरिया को भी अपने कब्जे में करते हैं। तो यहाँ की जो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिजरिस कादिर जो कि नाबालिग थे, वो फिर वहाँ से पूरी लड़ाई का कंट्रोल करते हैं, पूरी लड़ाई में भागीदारी करते हैं, ठीक है। लखनऊ से जुड़े हुए थे। 18 मार्च 1850 तक यहाँ पर कंट्रोल हो गया था लखनऊ में। यहाँ पर जो कैंपबेल था की सहायता से उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया था। और कौन कौन लोग जुड़े थे? बेगम हजरत महल, उसके पुत्र बिजरिस कादिर जो कि नाबालिग थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है, यहाँ दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। अब इसके अलावा अगली जगह आती है, बिहार में पहुँचते हैं। जगदीशपुर एक जगह है जहाँ से कुंवर सिंह वहाँ का अगवा कर रहे थे, 70 साल के थे। दानापुर से आरा तक उन्होंने मूवमेंट किया था। उसके बाद हम थोड़े मिडिल में आ जाएंगे तो हम देखेंगे झांसी आप सभी जानते हैं। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इनका बचपन का नाम मनु था, उन्होंने क्रांति की बागडोर अपने हाथ में संभाली और ग्वालियर के पास 1853 में मतलब 1853 में झांसी को कैप्चर कर लिया था डलहौजी ने, समामेलन कर लिया था उसके अपने ब्रिटिश राज्य में। तो झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में होती है ह्यू रोज के साथ लड़ते लड़ते, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद है, लखनऊ से पास में एक जगह है फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जिन्हें डंका साहब के नाम से भी जाना जाता है, डंके बजाते बजाते आते थे ये खूब, ठीक है। मौलवी थे और स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर थे, मूलतः मद्रास के थे। अवध में इनको डंका साहिब के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा और भी जैसे जगह हैं, असम है, असम में दीवान मनीराम दत्त थे। दिल्ली में नवाब हामिद अली खान थे। इसके अलावा आप देखिए एक जगह और होगी इसमें, आपकी जगह है इलाहाबाद, लियाकत अली वहाँ से युद्ध कर रहे थे। ठीक है, लियाकत अली ने इलाहाबाद से बागडोर संभाली हुई थी। ग्वालियर में जून 1858 तक ग्वालियर में पुनः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। तात्या टोपे जो कि उनके सहयोगी थे नाना साहब के, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी सहयोग किया था। ठीक है, और अपने मित्र मानसिंह के धोखे के कारण वो मारे गए थे। एक बंदा और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बंदा, वो है बागपत में शाहमल। याद रखिए इस नाम को। इन्होंने भी बड़ी मारकाट मचाई थी, लेकिन इनकी हत्या फिर एक अंग्रेज जनरल ने, इसका नाम डनलप है, द्वारा मारे गए और इनको बड़ी बेरहमी से मारा गया था जुलाई 1857 में। इलाहाबाद में मैंने आपको बता दिया लियाकत अली जी हैं। जनरल नील का संबंध बनारस से है। ठीक है, पूछा जा सकता है। इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मौत के हाल उड़ा दिया था, काफ़ी बेरहमी से मारा था जनरल नील ने। और यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है, अंग्रेज़ों का जो अमानवीय रूप था वो पूरी तरीके से प्रकट हो जाता है। अब पता लगता है भारतीयों को, जो पढ़े लिखे भारतीय भी होते हैं, उनकी इस निर्दयता को देखकर, उनकी इस ब्रूटलिटी को देखकर इतने मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई वो बाद में निश्चय करते हैं कि अब अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकालने के लिए वो मूवमेंट चलाएंगे। तो उसके बाद बहुत सारे संगठन आपको देखने को मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस का गठन होगा, फिर नरम दल, गरम दल, इस तरीके से पूरा एक मूवमेंट चलेगा इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो जो इन निर्णायक मोड़ की बात मैं कह रहा हूँ, यही चीज़ें छिपी हुई हैं कि इनका जो अमानवीय चेहरा यहाँ से देखने को मिल रहा है। सिख मद्रास के सैनिक अपने पक्ष में इन्होंने कर लिए थे। कैसे कर लिए थे? धर्म के आधार पर। क्या बोला इन्होंने? देखो, ये सब चीज़ें आपको सीधा स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी, मेरी एनालिसिस है इस पर और उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, चीज़ों को समझा है कि सिख और मद्रास के जो लोग थे या फिर गोरखा रेजिडेंस थी, इट इज़ अ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन से बिलोंग करते थे। जब उन्हें ये पता लगा कि भाई सत्ता फिर से मुगलों के हाथ में चली जाएगी, उन्हीं देसी राजाओं के हाथ में चली जाएगी, तो हम इस विद्रोह में क्यों भाग लें। ठीक है, तो उन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया। मद्रास वाले ऑलरेडी उनसे अलग थे। कुछ को प्रलोभन देकर बहादुर शाह, फिर बाद में क्या किया इन्होंने, प्रलोभन देकर बहादुर शाह जफर से कहा कि भैया संधि कर लो, अब ऐसा करते हैं संधि कर लेते हैं, लेकिन धोखे से इनके दोनों पुत्रों को मार देते हैं, तो उनको फिर रंगून भेज देते हैं, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहानी यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। विद्रोह का दमन कैसे होगा? क्रांति का विद्रोह का दमन क्यों हुआ और उसके रीजन्स क्या हैं? एक तो क्रांति हर जगह एक साथ नहीं हुई थी। देखो, पहली बात, एक साथ हुई होती तो शायद अंग्रेज़ों को संभलने का मौका ही ना मिलता। अलग अलग जगह अलग अलग डेट पे स्टार्ट हुई। सभी लोगों ने भाग भी नहीं लिया था। जो डायरेक्टली इफेक्टेड थे, उनके परिवार जो लोग इफेक्टेड थे, उन्होंने इस पूरी लड़ाई में भाग लिया, सबने नहीं लिया। ओनली 1/4 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट टाइम जिसने पार्टिसिपेट किया था, केवल 25% लोगों ने। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आई थिंक 1/10 पार्ट ऑफ जोग्राफिकल ऑफ इंडिया। तो कहने को तो ये बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन अभी भी काफ़ी सीमित जगह पे था। ज़्यादातर ओरिएंटेड कहाँ था? नॉर्थ इंडिया में। अगला एक रीजन था इसमें कि जो उन्होंने बात तय की थी कि हम भाई 31
मई या 30 मई की डेट डिसाइड हुई थी, उस दिन हम हमला करेंगे, उस दिन विद्रोह करेंगे। ड्यू टू उसके बीच में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस डेवलप हुई जहाँ से उनको 10 मई को ही विद्रोह स्टार्ट हो जाने से जो सबको कम्युनिकेशन का रीजन ऐसा नहीं था कि तुमने फ़ोन किया और बात तुम्हारी पहुँच गई, इट टेक सम टाइम। तो पहले से चीज़ें डिसाइड थी कि हम भैया 30-31 तारीख को विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह 10-20 दिन पहले हो जा रहा है। तो दूसरी यूनिट्स ने रिस्पॉन्स करने में उतना टाइम लगाया जिससे अंग्रेज़ों को टाइम मिल गया, उन्होंने उनके हथियार सब छीन लिए होंगे। तो एक रीज़न ये भी था विद्रोह के दमन का। दूसरी चीज़ है कि जैसे ब्रिटेन वालों ने सबसे पहले जो कैप्चर जगह की थी वो दिल्ली थी। दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को ही अपने कब्जे में कर लिया। जॉन निकोलसन जो दिल्ली से ही संबंधित था वो बुरी तरह घायल हो गया इस पूरे कार्रवाई में और उसके बाद में मृत्यु भी हो गई। 1859 तक आते आते ब्रिटिश वालों ने सारी जगहों को अपने कब्जे में कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने देश में अत्यधिक लोगों, धन, हथियारों की आपूर्ति की। इतनी भारतीयों के दमन के माध्यम से बाद में सारी लागत को वसूल भी लिया। अब विद्रोह असफल क्यों हुआ? तो एक एक रीजन को हम देखते जाएंगे और देखेंगे क्यों असफल हुआ। देखिए, विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना। सिंधिया, पटियाला, सिंध, कश्मीर, होलकर, सिख, ये लोग शामिल ही नहीं हुए थे। पश्चिम दक्षिण भारत शामिल ही नहीं हुआ था। केवल 1/4 पॉपुलेशन और 10% जो क्षेत्र है, 10% जनसंख्या और 1/4 एरिया इंडिया का, उतना एरिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। संपूर्ण भारत में प्रसारित भी नहीं हो पाया। नॉर्थ इंडिया ओरिएंटेड ये पूरा विद्रोह था। निश्चित समय से पहले विद्रोह का चिंगारी का हो जाना, प्रतीक्षा ना करना निश्चित समय की, एकता और संगठन में कमी थी। लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जो देसी रियासतें थी उन्हें चाहिए थी कि एनी हाउ भैया जो हमारी देसी रियासत डलहौजी ने छीन ली है वो भी मिल जाए। सिपाही चाह रहे थे किसी तरह उनका धर्म बच जाए। हर किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण वो विद्रोह में शामिल हुए थे। एकता और संगठन में कमी थी जिस कारण हम इसमें असफल हुए। सांप्रदायिकता का प्रभाव, जैसे मद्रास के जो लोग थे, गोरखा थे और सिख थे, वो इस पूरी क्रांति से अपने आप को अलग रखते हैं। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, बहुत सारे पटियाला गए, सिंधिया, सिंध, कश्मीर का राजा होलकर, सिख शामिल ही नहीं हुए। ठीक है। सैनिक संख्या, हथियारों की गुणवत्ता, अनुशासन में कमी। सैनिकों की संख्या भी कम थी और हमारे पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने अंग्रेज़ों के पास थे और उनका प्रशिक्षण भी उतना अच्छा नहीं था। हथियारों की गुणवत्ता भी खराब थी। ठीक है। अब विद्रोह की प्रकृति कैसी होगी? नेचर ऑफ जैसे पटियाला है, नावा है, जिंद है, अफगानिस्तान, नेपाल के राजाओं ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ठीक है। सांप्रदायिकता का खेल भी किया था इन्होंने। सिख रेजिडेंट, मद्रास के सैनिकों को, गोरखाओं को बहादुर शाह जफर के खिलाफ ही खड़ा कर दिया था। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ मेरे बिल्कुल दिमाग में सेट है। ठीक है। मैं इससे स्पेक्ट्रम से कोई भी चीज़ बाहर की नहीं पढ़ाऊँगा। बस जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जिन चीज़ों को पढ़ के आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ये मेन मोटो इस पूरे सीरीज का रहेगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे विद्रोह की प्रकृति से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ से एक प्रॉब्लम और आएगी। देखिए, हिंदू, देखो पहले मैंने उसका एक निर्दयी चेहरा दिखाया अंग्रेज़ों के, उनका अमानवीय चेहरा में पूरी क्रांति में, जैसे बनारस का नरसंहार उन्होंने किया, लखनऊ में भी वही काम किया, बहुत सारी जगह उन्होंने ऐसा काम किया।
शाहमल को जिस बुरी तरीके से मारा गया उनको, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके मारा गया था, आई थिंक ऐसा कुछ था। उसके अलावा एक और चीज़ थी जो मेरी नज़र में आई और मुझे लगा कि ये चीज़ भी अंग्रेज़ों ने अपने दिमाग में सेट की थी, वो ये थी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। क्रांति का मसविदा पूरी प्लानिंग तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदायों के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरोध में हिंदुओं मुसलमानों के बीच ऐसी एकता पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। इसका यह कारण यह था, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति को हिंदुओं मुसलमानों को तोड़ने में लागू ही नहीं किया था। विद्रोहियों और सिपाहियों हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया। एक विशेष सत्र में विद्रोह के सफल होने पर वहां तुरंत गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेतृत्व प्रदान करने वालों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। नाना साहब ने अजीमुल्ला एवं मुसलमान दक्ष राजनीतिक प्रचारक को अपना सहायक बनाया हुआ था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई को अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन था। इस प्रकार 1857 के विद्रोह ने प्रकट किया कि भारत की राजनीति और लोग 1858 से पहले मूलतः संप्रदाय या पंथवादी नहीं थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कभी आपको लिखने को आ जाए तो सर जॉन लॉरेंस की बात लिख दीजिए। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, कभी ऐसे पूछ सकता है क्या केवल वही था? तो इनकी बात को लिखते हुए अपनी बात को लिख सकते हैं, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बहुत बात होती है, तो इन्होंने देखो क्या बोला है। 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लड़ा गया धार्मिक संघर्ष था, ठीक है। बहुत लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इस पूरे विद्रोह को बताया है। अब विद्रोह की प्रकृति देखते हैं। बिपिन चंद्र हुए, पंडित नेहरू हुए, बी.डी. सावरकर हुए, S.A. रिजवी हुए, डिजरेली हुए। इन्होंने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना है। इस जो विद्रोह की प्रकृति थी, इसको अपनी फ्रीडम का पहला आगाज, पहला संग्राम, स्वतंत्रता का प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना गया है। स्वाधीनता संग्राम माना है, स्वतंत्रता का प्रथम स्वाधीनता संग्राम इन सभी लोगों ने माना है। 1857 का युद्ध जन आंदोलन, विदेशी जो आतताई थे, मतलब एक्सप्लोटर्स थे, उनको बाहर निकालने हेतु एक संगठित प्रयास किया गया था। कम लोगों द्वारा था, कम लोगों की भागीदारी थी, बट ये संगठित था। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। अब विद्रोह के परिणाम क्या क्या होंगे, देखो इसने इतिहास के पन्ने को कैसे पलटा। एक तो हमें एक सोच दी कि हम भाई आगे अंग्रेज़ों को किस तरीके से रास्ता जरूर मिला यहाँ से, ठीक है। सेना, तोपखाना, कंट्रोल, यूरोप और भारतीय सैनिकों में कटौती, यूरोप के सैनिकों को बढ़ोतरी की गई और भारतीय सैनिकों की कटौती की गई। 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज को लाया गया और इसके लिए एक आयोग आया था। इस आयोग को याद रखने जो सेना में सुधार के लिए आया था 1857 के विद्रोह के बाद, दैट वाज पील आयोग, ठीक है। नोट करके रखिएगा, परिणाम में देखिएगा। अभी ये पूरे विद्रोह के मैं परिणाम पे पहुंच गया हूँ। यहाँ लिखते हैं पील आयोग। पील आयोग जो सेना में सैनिक थे ना, जो सुधार संबंधी था, ये सैनिक संख्या, इसने ही कहा था कि 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज को लगा दो भाई, तो हमारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। पील आयोग याद रखिएगा किस लिए था। उसके अलावा 1857 की क्रांति के बाद शिक्षा पद्धति जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूरी कहानी क्या लगाई कि भारतीयों को पाश्चात्य
शिक्षा देना स्टार्ट की, संस्कृति की शिक्षा देना स्टार्ट की, जिससे कि जो इंडियंस हैं रंग से रूप से भारतीय दिखें, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका दिमाग अंग्रेज़ों की तरह काम करे, उनकी तरह सोचें। ठीक है। उसके अलावा अंग्रेज़ों ने आरंभ में गोरे काले के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना और ज़्यादा बढ़ी विद्रोह के परिणाम के आधार पर। मतलब भारतीयों को देखते ही वो मतलब संशय की दृष्टि से देखने लगे थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज भारतीयों से सावधान, अलग थलग से रहने लगे। अब देखिएगा सकारात्मक परिणाम क्या थे। मोड़ में हम कुछ चीज़ें ऐसी लिखेंगे, परिणाम ये आए। उसके अलावा सकारात्मक देखिए, आत्मबल में वृद्धि हो गई, भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि कि काफ़ी हद तक हमने सफलता तो पाई थी। सफलता क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। इसके बाद राजनीति जागृति आई। जो पढ़े लिखे लोग थे, जब उन्होंने ये ब्रूटल हत्याएं देखी, भारतीयों के खिलाफ इतना अमानवीय व्यवहार देखा, तो उन्होंने फिर राजनीति जागृति उनके अंदर स्टार्ट हुई और राष्ट्रवाद की भावनाएं यहाँ से होना स्टार्ट करेंगी। ठीक है। देखो रेलवे, संचार, ये सब आने से लोग एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हुए। ठीक है। उनके विचार, एक दूसरे को जानना भी स्टार्ट हुआ। पहले तो इतना आसान नहीं था कि साउथ इंडिया का आदमी पूरा ज़िंदगी वहीं गुजार देता था। आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं, महिलाएं तो ख़ास तौर पे। ठीक है। तो रेलवे के आने से लोगों का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, उनके विचार एक दूसरे से जाने, उनकी अपनी प्रॉब्लम समझ में आई और एक राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से स्टार्ट होते तुम्हें दिखेगा। संगठन में प्रेरणा मिली, एकता में प्रेरणा मिली, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि मिली, असली क्रूर चेहरा अंग्रेजों का सामने आ गया। ठीक है। अब देखेंगे महत्व को कि इस पूरी 1857 की क्रांति का महत्व क्या था। ब्रिटेन के लिए प्रशासन और सेना की कमियां उजागर हो गई। ठीक है। ये भी एक मोड़ है। क्रूर चेहरा देखा तो बुद्धिजीवी, पहले मैंने बताया कि उनकी बुद्धि सोचने को मजबूर हुए और फिर राजनीतिक जागृति, संगठन, प्रेरणा, और उन्होंने फिर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार करना स्टार्ट करेंगे। ये भी सिद्ध किया कि भारतीय परंपरागत हथियार अंग्रेजों के हथियारों के कंपेयर में बहुत पीछे हैं, बेकार हैं। ठीक है। यह लोग और सिपाहियों की समस्याओं को सामने लाए कि जन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, सिपाहियों की जो प्रॉब्लम्स थी, उसको सामने लेके आए। भारतीय 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को प्रभावित किया। पूरे आगे की जर्नी को इसने एक रूपरेखा दी और उसको प्रभावित भी किया। इसके अलावा आप देखिए कि लखनऊ में जब विद्रोह हो रहा था, तो स्पेशल आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, वो देख लीजिएगा कि लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, नील हैवलॉक, इनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ से संबंधित है, इनको वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारतीय भाषा में 1857 सैयद अहमद खान ने असवाक ए बगावत ए हिंद जैसी रचना लिखी है। असबाब ए बगावत ए हिंद। 1857 में ब्रिटेन के पीएम थे पॉमर्स्टन। कौन थे? पॉमर्स्टन। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु दिल्ली में 1869 में हुई। झांसी की रानी का जन्म पूछा जाता है कभी कभी, 19 नवंबर 1835 को कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। मनु इनका बचपन का नाम था। मरण करने का जो घाट है, आई थिंक इन्हीं के नाम पे भी है, मनु नाम था इनका। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार जो थे, इन्होंने लिखा है, वो S.N. सेन थे। 1857 to 1957 में प्रकाशित हुआ इंग्लिश में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहास का जो S.N. सेन थे। ठीक है। अब हम एक एक जगह देखेंगे दिल्ली से संबंधित कौन कौन लोग थे। लेफ्टिनेंट बिलोबी, जॉन निकोलसन, हडसन, रिप्ले। ठीक है, पहला हो गया। कानपुर से व्हीलर, ह्यूज, कैम्पबेल।
झांसी से सर ह्यू रोज, लखनऊ से लॉरेंस इंग्लिश, हैवलॉक, आउट्रम, कैम्पबेल, नील, बनारस से नील, बैरकपुर से हैरसे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी मैप मैं आपको दे दूंगा, तो मैंने मैप के थ्रू इनको याद रखा है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। ये श्वेत म्यूटनी कुछ नहीं थी, हुआ क्या था कि शक्ति हस्तांतरण के संदर्भ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को जब कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपीय सैनिकों के एक वर्ग कर दिया गया, तो यूरोपीय वो कंपनी के अधीन जो ये यूरोपीय सैनिकों का वर्ग था उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट म्यूनिटी कहा जाता है। अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह किया। इसके उत्पन्न होने के कारण थे 1861 से पूर्व भारत में दो पृथक सैन्य बल थे, ब्रिटिश शासन के अधीन संचालित और एक कंपनी के शासन के अधीन संचालित। एक क्वीन आर्मी रानी की सेना और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। कंपनी के अधीन सैनिकों के भत्ते एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान जिसे भारत से बाहर होने वाले अभियानों के लिए दिया जाता था, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, नहीं दिया गया, लेकिन क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को यह नहीं दिया जाता था। शक्ति हस्तांतरण के बाद यह भत्ता बंद कर दिया गया। शक्ति हस्तांतरण को लेकर कानून की लॉर्ड कैनिंग द्वारा वैधानिक व्याख्या ने भी प्रभावित यूरोपीय सैनिकों को भड़का दिया। व्हाइट इम्यूनिटी को भारत में पहले से दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा गया, जिसको तत्कालीन तरीके से रोक दिया गया। फिर यूरोपीय सेनाओं के मांग में बोनस को सूचीबद्ध करना या उन्हें दायित्व मुक्त करना शामिल थे। अतः सैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें घर वापस जाने का विकल्प दे दिया गया। खत्म यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसका आप लोगों को मैं बता दूं, इसका सारांश होता है। आप लोगों के पास स्पेक्ट्रम होगी, प्लीज़ अपने पास रखिएगा। तो स्पेक्ट्रम से क्या करिए आप लोग कि जितना सारांश उसकी फ़ोटो कॉपी करा दीजिए। अब जो पढ़ा है उसे आप सारांश को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, 1990 में पूछा पीसीएस में कि 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि सही हो सकती हैं, लेकिन उसने तत्कालिक कारण नहीं पूछा था, प्रमुख कारण पूछा था। मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्रिटिश विस्तारवादी नीति हैं, इसी के कारण तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब चीज़ें इसी के रीजन से कर रहे थे कि अपना उनका साम्राज्य की आगे बढ़ाना था, विस्तार करना था। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सैनिक असंतोष है, लेकिन वो इसी के अंतर्गत ही आ जाएगा। एक सैनिक जो धार्मिक रीजन था, सैनिक रीजन था, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मंगल पांडे कहाँ के विकल्प से जुड़े थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बैरकपुर। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ उसका, आप लोग ट्राई करिएगा। बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। 34th इन्फेंट्री थी इनकी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। यहाँ पे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं, 49वीं, 94। ये 2014 में पूछा गया था। इस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और मुझे भी पता था, उस साल भी पता था मुझे कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई थिंक मैंने इसका आंसर नियर अबाउट 25 लगा के आ गया था। आई नो कि इसका आंसर 25 नेटिव इन्फेंट्री नहीं है, फिर भी मैं लगा के आया था, लेकिन मेरा आंसर नंबर मिले होंगे इसके। आई नो 34th इन्फेंट्री
थी। ठीक है, फिर 2014 के उसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 1857 के बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग में था? हैर से, मैंने आपको बताया था जो आपको हैर से उनके कमांडिंग में थे। व्यू, अब देखो यहाँ पे ऐसे आपको देखना है, व्हीलर कहाँ से जुड़े हैं? कानपुर से। ठीक है, फिनिक्स नहीं पता हमें। लॉरेंस कहाँ से जुड़े थे? लॉरेंस लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी हत्या भी हो गई थी हैर से, बैरकपुर से। और 34th इन्फेंट्री बंगाल की इन्फेंट्री थे, मंगल पांडे वहाँ से थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है? सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से। मेरठ से कब स्टार्ट होती है? 10 मई को। देखो मेरठ है इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल सही, सी आंसर इज राइट। तीसरी कैलेवरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने, अब यूपी पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। कौन सा? तीसरी, याद रखिएगा बस, तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट्स। मैं ऐसे ही करता था, मतलब मैंने अपना पढ़े क्वेश्चंस लगाए जो मुझे नीचे लगता था उसके आंसर में कि कुछ एडिशनल नॉलेज मुझे मिल रही है, मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? पहली घटना यही थी कि सैनिक दिल्ली के लाल किले की ओर कूच कर गए थे। फर्स्ट घटना ये थी, उन्होंने विद्रोह किया, सीधे दिल्ली पहुंचे। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया। 17 जून 1858 को शहीद हुई। कहाँ पे? ग्वालियर में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? लोग कहेंगे झांसी, कोई कहेगा बनारस। ना भाई, सीधी सी आंसर लगाइए, जहाँ उनकी हत्या हुई थी, जहाँ वो शहीद हुई थी हमारी वीरांगना। ठीक है, वहीं ग्वालियर में उनकी समाधि है। कभी जाइएगा, एक बार मैं गया भी था वहाँ पे, काफ़ी साल हो गए वहाँ जाए हुए ग्वालियर को। ठीक है, 17 जून 1858 को शहीद हुई थी। किससे लड़ रही थी? ह्यू रोज से। रोज भैया गुलाब का फूल, याद रखिए, हमें मत भूल। ठीक है तो ये याद रहेगा आपको, गुलाब का फूल रोज किसके साथ लड़ रहा था? रानी लक्ष्मीबाई के साथ, धोखे से मारी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह का स्थान विद्रोह के आरंभ होने की तिथि नहीं है? 4 जून 1857 को। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं लोग, अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस साल का क्वेश्चन। ये देखो, किसी एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ने का फ़ायदा यही है, वो आपको बताएगा कि 2024 का जब प्रीलिम्स आया तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको दिख रहा है 4 जून, बहुत नियर अबाउट है। 1857 दिल्ली पहला नंबर दे देगा, उससे ऊपर भी मेरठ दे देगा, फिर दिल्ली दे देगा, फिर 4 जून 1857 आपको दे देगा क्या? लखनऊ दे देगा। और मैंने अभी ऊपर जून का लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ किसमें स्टार्ट हुआ था? जून में। तो 11 मई 1857 में तो नहीं हुआ था। बैरकपुर से 29 मार्च को बगावत की थी मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल को तो फांसी दे दी थी उनको। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई है। क्रांति यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी, वो 10 मई 1857 से ही होती है। तो अगर इसका क्रम पूछ ले आपको कि भैया क्रम बता दो पूरी क्रांति का, सबसे पहले कौन हुआ, फिर लास्ट में कौन हुआ, लास्ट में ऐसे करके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस पूरे सीरीज में क्या होता है। फर्स्ट चीज़ स्टार्ट होती है 29 मार्च से। फिर सेकेंड अगर घटना देखते हैं तो बड़ी घटना थी 8 अप्रैल 1857 की, मंगल पांडे को फांसी देने की। फिर उसके बाद की जो घटना है वो है मेरठ की, 10 मई की। फिर उसके बाद की जो घटना है अगले दिन की ही, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं रात में, तो 11 मई की दिल्ली की है। 4 जून 1857 की लखनऊ की है। जून 1857 की झांसी की है। तो ऐसे अगर याद करेंगे तो भाई ये क्वेश्चन चाहे उस सीरीज में आ जाएगा तब भी आप बना लेंगे, क्रोनोलॉजी क्रम में रखने को आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। बस याद रखिएगा ये पूरा 1 साल चला, लगभग 1858 17 जून 1 साल तक लड़ी और उसके बाद शहीद हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं।
23 का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये पता था कि 4 जून 1857 लखनऊ की क्रांति हुई थी, ठीक है, बच्चों ने पूछा था। तो मैं दो में कन्फ्यूज बच्चे अक्सर हुए होंगे इसमें कि झांसी और लखनऊ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2008 में मैंने पीसीएस का मेंस ये लगाया हुआ है, तो मुझे कंफर्म था कि जून में हुई थी। जून में रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध होता है, स्टार्ट होता है ह्यूरोज के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही लगे रहिए। और प्लीज़ कल जो मैंने आपको बताया है, एक क्वेश्चन दिया था कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ के रूप में कैसे है, इसका एनालिसिस करके ज़रूर आइएगा, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।